अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहजेब खानजादा की चंद रोज की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। बात सबसे पहले पनामा पर तहकीकात करने वाली JIT की। वक्त तेजी से गुजर रहा है। JIT के पास अब सिर्फ 9 दिन रह गए हैं। तेजी से बयानात रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। इदारे दस्तावेजात फराहम कर रहे हैं। पनामा पेपर्स की तहकीकात में आइंदा हफ्ता अहम होगा, जिसमें अहम पेशियां होंगी और सुप्रीम कोर्ट का खुसूसी बेंच JIT की शिकायत पर मजीद समाअत करेगा। आज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन जफर हिजाजी इदारे के 4 दीगर अफसरान के साथ मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश हुए। ज़राए के मुताबिक SCCP की टीम ने चौधरी शुगर मिल्स के खिलाफ 2011 में शुरू होने वाली तहकीकाती रिपोर्ट और दस्तावेजात पेश की और बताया कि ये तहकीकात 2013 में बंद कर दी गई थी, मगर तहकीकात रोक देने का मामला मेन शीट पर नहीं लाया गया था। इल्जाम तराशियों के खेल में एक नया मोड़ आ गया है। JIT का सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर लगाया गया इल्जाम किसी हद तक दुरुस्त साबित हो रहा है, जो हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है। केस पर भी असरअंदाज हो सकता है। शरीफ खानदान के लिए बड़ा धचका साबित हो सकती है ये बात। कई लोग मुश्किल में आ सकते हैं। आज अखबार दी न्यूज़ में शाये होने वाली एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी साहब की खबर के मुताबिक चौधरी शुगर मिल्स के रिकॉर्ड में हेरा फेरी की तहकीकात के दौरान दस्तावेजात में पुरानी तारीखों के दस्तखत के इल्जामात दुरुस्त साबित हुए। SCCP के हुकाम ने तस्दीक की कि शरीफ खानदान की शुगर मिल्स के खिलाफ तहकीकात 2013 में खत्म कर दी गई, मगर इस मामले पर SCCP की 2 में से एक फाइल में केस की बंदिश के हवाले से जून 2016 यानी पिछले बरस में पुरानी तारीखों के दस्तखत किए गए और इसकी तस्दीक भी हो चुकी है। खबर के मुताबिक SCCP के सीनियर ओहदेदार इस बेज़ाब्तगी का इल्जाम एक दूसरे पर लगा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन SCCP जफर हिजाजी का इसरार है कि वो इस मामले में मुलविस नहीं, लेकिन जिन अफसरान ने पुरानी तारीखों के दस्तखत किए उनका मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने चेयरमैन के दबाव में आकर पुरानी तारीखों के दस्तखत किए। एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। FIA सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तहकीकात कर रही है। असल हकीकत तहकीकात मुकम्मल होने के बाद ही सामने आएगी। खबर के मुताबिक एक और सवाल भी उठता है कि अफसरान ने यह काम खुद ही किया या हुक्मरान शरीफ खानदान के दबाव में आकर किया है। खबर में चौधरी शुगर मिल्स के खिलाफ तहकीकात की तफसील भी बताई गई है। चौधरी शुगर मिल्स के खिलाफ 2011 में मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात शुरू की गई, लेकिन ये तहकीकात 2013 में बंद कर दी गई। लेकिन SCCP की फाइल्स में इसका जिक्र शामिल नहीं किया गया। SCCP के कॉर्पोरेट सुपरविजन डिपार्टमेंट में चौधरी शुगर मिल्स लिमिटेड की 2 फाइल्स बनाई गई। एक बरतानवी हुकाम को लिखे गए खत के हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात से मुतालिक थी और दूसरी फाइल मामूल की तहकीकात के हवाले से थी। मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जारी तहकीकात की फाइल मई 2013 में बंद कर दी गई, मगर यह बात दूसरी फाइल में नहीं लिखी गई। फिर जून 2016 में SCCP के कॉर्पोरेट सुपरविजन डिपार्टमेंट के सरबराह अली अजीम इकराम को मौजूदा चेयरमैन के दफ्तर में तलब किया गया। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन के दफ्तर में कमिश्नर CSD ताहिर महमूद, आबिद हुसैन और डायरेक्टर CSD माहीन फातिमा पहले ही मौजूद थे। मुबैना तौर पर चेयरमैन ने इन अफसरान को हिदायत दी कि वो इस फाइल पर पुरानी तारीखों का नोट लिखें ताकि तस्दीक हो सके कि मुतल्लिका तारीख पर इंक्वायरी बंद की जा चुकी है। चेयरमैन के मुबैना दबाव में माहीन फातिमा ने अपने दस्तखत के साथ ये नोट तैयार किया। नोट पर अली अजीम इकराम ने दस्तखत किए। अजीम इकराम ने दावा किया कि उन्होंने रज़ाकाराना तौर पर और मर्जी से इस नोट पर दस्तखत नहीं किए, जबकि दीगर हुकाम का मानना है कि वो नहीं समझते कि उन्होंने जो किया वो गैर कानूनी था। साथ ही वजाहत ये भी दी गई है कि ये वाक़या 10 महीने पहले उस वक्त पेश आया जब JIT का कोई वजूद तक नहीं था। सवाल ये उठता है कि ये सारा मामला सामने आया कैसे। खबर के मुताबिक JIT ने इस खबर में बताए गए 4 अफराद में से एक को तलब किया तो उस अफसर ने एतराफ़ किया कि उन सब ने पुरानी तारीखों का नोट फाइल में शामिल किया। JIT ने इस इक़दाम को सरकारी रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ करार दिया। आज की खबर पर चेयरमैन SCCP जफर हिजाजी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि उनके बयान का कुछ हिस्सा अंसार अब्बासी की खबर में भी मौजूद है। इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई और कंपनीज ऑर्डिनेंस 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इन्हें इकट्ठा ना किया जाए। जफर हिजाजी ने यह भी कहा कि सरबराह का खास तौर पर किसी केस की फाइल में रही कमी या गलत इकदाम से आगाह होना ज़रूरी नहीं। चेयरमैन SCCP ने कहा कि वो इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद अपनी पोजीशन वाज़े करेंगे। JIT ने 13 जून को सुप्रीम कोर्ट में कई इदारों पर एतराज़ किया और संगीन इल्जामात लगाए। सबसे ज़्यादा शदीद एतराज़ और संगीन इल्ज़ाम SCCP पर लगाया गया रिकॉर्ड टेम्परिंग का। JIT के इल्ज़ाम के मुताबिक चौधरी शुगर मिल्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात का आगाज़ 2011 में हुआ और ये तहकीकात 2013 में बंद हुई, लेकिन इस जनवरी 2013 की गुज़श्ता तारीख में बंद जाहिर किया गया। ये अमल मुजरिमाना है जिसका मकसद उसे फ़ायदा पहुँचाना दिखाई दे रहा है, जिसके खिलाफ तहकीकात हो रही है। JIT ने मजीद इल्ज़ाम ये लगाया कि चौधरी शुगर मिल्स के खिलाफ तहकीकात को
चेयरमैन एससीसीपी की हिदायत पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अली अजीम अकरम ने टेम्पर किया और उसे बैकडेट में बंद किया, और फिर एससीसीपी ने इसी अली अजीम को जेआईटी के लिए अपनी इब्तदाई फहरिस्त में शामिल किया। और उससे वाज़ेह ये हो गया कि इस नामजदगी का मकसद जेआईटी के काम में रुकावट डालना था। और ये बात भी वाज़ेह हो जाती है कि व्हाट्सएप कॉल तनाज़े में शोर चेयरमैन एससीसीपी के कहने पर मचाया गया। जेआईटी के इल्ज़ामात पर सुप्रीम कोर्ट ने एफआईए को तहकीकात का हुक्म दिया। एफआईए तहकीकात कर रही है जो जल्द ही सामने आ जाएंगी। ये खबरें भी आज सामने आई हैं कि एफआईए ने एससीसीपी का सर्वर तहवील में ले लिया। सर्वर कब्जे में लेने का मकसद फॉरेंसिक मुआयने के बाद इस बात का जायजा लेना है कि चौधरी शुगर मिल्स के बारे में तहकीकात का रिकॉर्ड तब्दील करने के बारे में होने वाली कम्युनिकेशन को ढूंढना है। दी न्यूज़ में शाया होने वाली खबर पर इमरान खान का रद्द-ए-अमल भी सामने आया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ट्वीट किया कि मीडिया रिपोर्ट से जाहिर हो गया कि शरीफों को बचाने के लिए एससीसीपी रिकॉर्ड टेम्पर किया गया। अगर ये सच साबित हो गया तो ये जानबूझकर इदारों के मामलात में मदाखलत है और यह अमल इंसाफ के राह में रोड़े अटकाने के मुतरादिफ है। इस जुर्म में मुलविस अफराद को जेल में होना चाहिए। ये गफलत है या फिर बेज़ाब्तगी, केस की अहमियत और फिर चेयरमैन एससीसीपी के किरदार ने इस मामले को मशकूक बना दिया है। क्या चेयरमैन एससीसीपी ने हुकूमत के दबाव पर ऐसा किया या फिर ये सब मामूल के तहत हुआ? मगर 2013 के केस का ख्याल 2016 में क्यों आया और पनामा का मामला सामने आने के 2 माह बाद ही ऐसा क्यों किया गया? ये सवालात अहम हैं। इसी मामले पर बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तलाल चौधरी साहब से। तलाल साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। जिसकी तरफ से ये कहा जाए कि वो किसी किस्म की तहकीकात से घबराता नहीं है, हर तरह से ताउन करने के लिए तैयार है, जब कुछ गलत किया ही नहीं तो फिर डर किस बात का? उनसे मुतल्लिक ऐसी बात सामने आ जाए कि ऐसा इदारा जो हुकूमत के मातहत है, वजारत ख़जाना के मातहत है, उसके अफसरान की तरफ से रिकॉर्ड टेम्परिंग साबित होती हुई नज़र आ रही है, बहुत हद तक साबित भी हो रही है। ये मुस्लिम लीग नून के खिलाफ नहीं जाएगा सब कुछ? देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों के लिए ये जो खबर है जिस पे आज बहुत सारे लोग खुश नज़र आ रहे हैं, ये वही हैं जो कहते थे कि जंग और जियो ग्रुप एक बाइस्ड ग्रुप है, और ये वही अंसार अब्बासी साहब हैं जिन्होंने व्हाट्सएप की स्टोरी की है। तो अगर तो आज इतना यकीन है इस ग्रुप पर भी और इसकी जो इन्होंने सहाफ़त की है, जो तहकीक की है, और इतने ये खुश हैं और कहते हैं कि ये बड़ा ही ज़बरदस्त एक नया इंकशाफ है और ये बड़ी मदद करेगा पनामा पेपर्स के हवाले से, तो उन्हें इसी अदारे ने वो व्हाट्सएप की स्टोरी भी की थी और अंसार अब्बासी साहब भी थे जिन्होंने की थी। हम तो कहते हैं दोनों स्टोरीज़ को इसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, दोनों स्टोरीज़ की तहकीक होनी चाहिए। और अगर आप ये स्टोरी एससीसीपी की पढ़ लें, इसमें इसका जितना कंटेंट है स्वाय हेडिंग के, वो तो सारे का सारा जो है वो नून लीग के और शरीफ फैमिली के मौक़िफ़ की तईद करता है कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात ख़त्म हो चुकी थी और वो 2013 से पहले, और उसके लिए लेटर्स भी जो थे वो लिख दिए गए थे बैरून मुल्क यानी यूके को भी, और उसके बाद दूसरी तहकीकात भी जो रूटीन की थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी। टेम्परिंग रिकॉर्ड में नहीं हुई। कहते हैं कि टेम्परिंग स्टोरी के मुताबिक सिर्फ डेट चेंज की गई है, यानी और कोई चीज़ नहीं। और डेट भी तब कब चेंज की गई जब पनामा पेपर्स की अभी ना सुप्रीम कोर्ट में था, जेआईटी का तो अभी वजूद भी नहीं था। तो जेआईटी के ने किस तरह हर्डल फील कर लिया, ये मुझे लगता तो ऐसे है कि जेआईटी भी अब क्योंकि कुछ मिला नहीं है, ये उसी तरह जैसे इमरान खान पहले कहते थे मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, टैक्स चोरी हुई है, मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट हुई है, और ये जो यूके के फ्लैट है, और बाद में वो आ गए थे कि मियां नवाज शरीफ की तकरीरों में तजाद है। मुझे लगता है अब इसी तरह की तहकीक जेआईटी वाले भी आ गए हैं कि इनके किसी चीज़ में कोई ना कोई चीज़ ढूंढ ली जाए और उन्हें आखिरकार एससीसीपी में एक डेट जो है वो लगता है कि उसमें कोई टेम्परिंग हुई है। तो मेरा ख्याल है कि इससे अगर ये मामला इतना सादा होता तो शायद आप और मैं यहाँ बैठे ये बात ही ना कर रहे होते, ये पनामा की तहकीकात ही ना हो रही होती। ये तो बात ही किसी और तरह से सामने आई है। 2013 में तहकीकात बंद हुई, 2013 के आखिर में दस्तखत हो जाते, नोट लग जाता, 2014 में हो जाता, 15 में हो जाता, लेकिन ये तीनों सालों में नहीं हुआ। अप्रैल में पनामा का मामला सामने आता है 2016 में, अप्रैल में, और जून में ये कार्रवाई होती है। तो इसका मतलब है कुछ दाल में काला था। देखिए, एक तो जो चौधरी शुगर मिल के हवाले से कोई भी ऐसी तहकीकात जो हैं उसका इल्ज़ाम ये है बड़ा सादा सा कि 1990s में एक मनी लॉन्ड्रिंग से, टैक्स चोरी से, करप्शन के फैसले से जायदाद खरीदी गई जो कि यूके में थी। अब 2011 की जो तहकीकात हैं जिसमें यह भी कहा गया कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई और तहकीकात ख़त्म कर दी जाएं,
उसका रिश्ता पनामा से और लंदन की प्रॉपर्टी से जोड़ने वाले सिर्फ तिफत तसल्ली है उन्हें, वो अपने आप को तस्कीन दे रहे हैं क्योंकि अब पनामा में और दूसरे ना करप्शन में, ना टैक्स चोरी में, ना कहीं कोई और चीज़ नहीं मिली, तो अब उन्हें अब कोई जो ढूंढ रहे हैं फेस सेविंग, ये वो लोग हैं हमारे मुखालफी जो फेस सेविंग ढूंढ रहे हैं। और उन्होंने आखिरकार SCCP की इस इंक्वायरी में उन्हें लगता है, अभी हमें यकीन नहीं है, इसकी तहकीक होनी चाहिए। और मैं एक और ऑफर करता हूं आपके सामने, SCCP की इस स्टोरी की भी तहकीक होनी चाहिए और व्हाट्सएप की स्टोरी की भी तहकीक होनी चाहिए। व्हाट्सएप की स्टोरी अगर ठीक है तो फिर तो JIT बनने की बुनियाद ही ठीक नहीं मेरे भाई, फिर तो इसका मतलब वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ही नहीं बनी। और अगर वो सब कुछ है तो फिर SCCP की ये तहकीक और दूसरी चीजें तो बेमानी हो जाती हैं। हम तो चाहते हैं दोनों स्टोरीज को वेरीफाई किया जाए, तहकीक की जाए और दोनों स्टोरीज की चौधरी साहब, फिर आपकी बात का मतलब ये है कि आपकी जमात के जो जिम्मेदार ओहदेदार है, जो इससे मुताल्लिक जिम्मेदारी रखते हैं, इसहाक डार साहब वजीर खजाना है, वो फिर क्या कबूल करेंगे कि व्हाट्सएप के मामले में तो कबूल किया गया, लेकिन क्या इसहाक डार या फिर और जिम्मेदार लोग ये मानेंगे कि हाँ उन्होंने चेयरमैन SCCP को कहा कि उस पर जो दस्तखत या नोट नहीं लगाया गया था वो अब आप करें? देखिए, मैंने तो आपसे कहा है दोनों बातों की तहकीक हो जानी चाहिए, दोनों बातों का क्या क्या लिंक है पनामा से और क्या लिंक है JIT की तफ्तीश में रुकावट बनने से SCCP की स्टोरी का कोई लिंक है, या सिर्फ डेट चेंज वो कह रहे हैं। वो कोई नहीं कह रहा कि इंक्वायरी गलत की गई, कोई नहीं कह रहा कि उसके कंटेंट ठीक नहीं, कोई नहीं कह रहा कि इंक्वायरी को बदला गया, कहते हैं डेट को बदला गया। चले ये भी अभी क्योंकि आपकी एक स्टोरी है, कोई छोटी बात है दूसरी पुरानी तारीख में दस्तखत करना, ये तो बहुत संगीन जुर्म नहीं है। मैं इसी पर मैं कह रहा हूं तहकीक हो जानी चाहिए, पता चल लेना चाहिए, मगर व्हाट्सएप स्टोरी में क्या पर्दादारी है? व्हाट्सएप स्टोरी तो बड़ी स्टोरी है ना, यहां तो तस्वीर लीकेज के हवाले से जो तस्लीम कर लिया JIT ने और JIT ने मान लिया कि उनसे ये तस्वीर चोरी हुई और उन्हीं के आदमी ने की, आज तक उसका मुजरम हमें उसका नाम नहीं पता, वो कौन था, उसने क्यों किया, किस वजह से किया। मुझे तो जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको याद दिलाने की, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि उसने कहा था नामों के हवाले से। ये मामला अब अलग है, इसकी अभी तहकीकात होनी है, ये चेयरमैन ने खुद किया या मुस्लिम लीग नून के किसी ओहदेदार हुकूमत के दबाव पर किया, ये तो अब इसका तो आगे पता लगना है ना। और अभी तक जो हकाइक सामने आ रहे हैं उससे ये साफ पता लग रहा है कि किसी के दबाव में आकर उन्होंने किया। अगर खुद करना होता तो आज नहीं 2 साल पहले 3 साल पहले कर चुके होते, पनामा पेपर सामने आने के बाद ही क्यों करते तलाल साहब? देखिए, मैंने आपसे कहा है कि वो पूरी स्टोरी का अगर कंटेंट पढ़ें तो सारे का सारा तईद करता है शरीफ फैमिली की उन बातों की जो वो हमेशा करते रहे कि किसी किस्म का उन्होंने गैर कानूनी काम नहीं किया। और इस स्टोरी को अगर कोई मान ले और इस बुनियाद बना ले कि इसकी जो आखिरी डेट है उसकी टेम्परिंग हुई है, तो फिर उसको साथ ये भी मान लेना चाहिए कि शरीफ फैमिली ने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की। शरीफ फैमिली पर इल्ज़ाम क्या कहते हैं गलत था, शरीफ फैमिली ने जो कारोबार किया वो कानूनी था। ये तो नहीं हो सकता कि आप एक चीज़ मान लें दूसरी ना माने। और मैं फिर कह रहा हूँ इसकी भी तहकीक होनी चाहिए, मगर इसी तरह इंसार अब्बासी की स्टोरी जिसका के बुनियादी रोल है, अगर व्हाट्सएप की स्टोरी की तहकीक नहीं होगी तो JIT जो है उसका कानूनी होना और फिर उसकी आगे तहकीक और इखलाकी दोनों चीज़ों पर सवालिया निशान है। और फिर उसकी तहकीक पर और उसकी जो नतीजा निकालेगी उस पर तो सवालिया निशान रहेंगे। हम तो कहते हैं ये जो स्टोरी अगर किसी की गलती है उसको सजा मिलनी चाहिए। ये आप ही बता दें कि व्हाट्सएप में स्टोरी में और क्या करें? अदालत ने खुद कह दिया हमने बंदा लगाया, हमने कहा कॉल करें, और आप क्या चाहते हैं? वो तो पीछे रह गई ये बात, तो आगे चले गए आप उससे। देखिए हम समझते हैं कि ये स्टोरी व्हाट्सएप की जो है ये तो उस वक्त, और ये भी नहीं हो सकता कि अगर JIT ने कुछ गलत किया तो आप भी गलत करेंगे। आपने तो अपना दामन साफ रखना है ना। देखिए मैं बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मैं आपको कह रहा हूं दोनों स्टोरी किसकी तहकीक होनी चाहिए, तस्वीर लीकेज की भी तहकीक होनी चाहिए। और जो हुसैन नवाज के जितने इल्जामात या उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात शो किए थे आज वो सच्चे होते जा रहे हैं, कभी व्हाट्सएप स्टोरी से, कभी तस्वीर लीकेज से, कभी प्रोग्राम में आप और मैं ही बात कर चुके हैं। अटॉर्नी जनरल से पूछा सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने कि क्या नुकसान हुआ कोई हुसैन नवाज को उनकी तस्वीर लीक होने से? उन्होंने कहा कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद ये मामला आगे चला गया। देखें, अगर आप
आपको कोई किसी वक्त कोई कोशिश करे कि आपको कोई खुदा न खास्ते आप पर हमला कर दिया जाए और आप बच जाएं, तो क्या ये एक गैर कानूनी काम नहीं? क्या उसको कानून की गिरफ्त में नहीं होना चाहिए? क्या ये देखना है कि नुकसान होगा तो फिर गिरफ्त में होगा और फिर आप तस्लीम करते हैं कि हमारी कुर्सी के नीचे से तस्वीर निकली? मेरी आपसे दोबारा गुजारिश है, मैं SCCP की स्टोरी को, आपने जो सवाल किया, मैं उसको दोबारा से क्या कहते हैं मुख्तसर करके बयान कर देता हूं। देखिए, हमारे जो इतराज़ात हैं इसके बारे में, जो इसके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता यकीन में बदल रहे हैं। वो सिर्फ नून लीग के या हुसैन नवाज के, शरीफ फैमिली के नहीं है, लेकिन जो JIT के एतराज़ात है तलाल साहब, वो भी यकीन में बदल रहे हैं। ये स्टोरी अब जारी है इस तरफ कि ये दस्तखत करने के लिए दबाव डाला गया, वरना क्यों चेयरमैन इजलास बुलाते, क्यों उन 4 अफसरों को बुला के नोट देते, हिदायत देते कि वो साइन करें? ये तो बड़ी गैर मामूली बात है। मैंने कहा कि देखिए, मैं तो आपसे मैं तो ये तस्लीम कर रहा हूं कि भी इन दोनों स्टोरीज की तहकीक होनी चाहिए। व्हाट्सएप की स्टोरी की, तस्वीर लीकेज की, हुसैन नवाज के और बाकी वो नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट हो, वो तारिक शफी का इल्जाम हो, इन सब की तहकीक हमने तो हमेशा कहा। हमने के मामले पे सुप्रीम कोर्ट वाजे कर चुकी। तलाल साहब, आप ये कह रहे हैं कि SCCP के मामले की तहकीकात होनी चाहिए, आप लोग तैयार हैं इसकी तहकीकात के लिए? और लग रहा है कि देखिए, ये आखिरकार खोदा पहाड़ निकला चूहा। तहकीक हो रही थी ये जनाब पनामा पेपर्स की, अरबों की करप्शन की, जायदादों की, UK में फ्लैटों की। निकला क्या कि एक डेट बदली गई है। तो फिर छोड़ देते SCCP के चेयरमैन और उनके अफसरान, वो दस्तखत भी ना करते, नोट भी ना लगाते, क्या होता? आपको तो कोई कुछ नहीं कह सकता। अगर आपने कुछ गलत किया ही नहीं, नून लीग के लोगों ने कुछ गलत किया ही नहीं, तहकीकात में कुछ निकला ही नहीं था, तो फिर ये दस्तखत और नोट भी ना लगाया जाता 2016 जून में, 3 साल बाद। देखिए, ये अभी तक ये सारी चीज़ें जो हैं, ये एक स्टोरी के हवाले से इन्हें वेरीफाई होना है, और मैं दोबारा कह रहा हूँ, वेरीफाई होनी चाहिए। किसी ने गलती की है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसका नाम भी लोगों को पता चलना चाहिए, उसको सज़ा भी जो हो वो भी पता चलना चाहिए। वो तस्वीर लीकेज की तरह छुपाना नहीं चाहिए कि उसको पर्दे में रखा जाए, उसको उसकी सज़ा जो दी गई है उसको भी पर्दे में रखा जाए। हम तो कहते हैं हर चीज़ अफशा होनी चाहिए, मगर तमाम स्टोरीज की, तमाम तहफ़्फ़ुज़ात की तहकीक जो हो वो फिर सबके सामने आए। ये ना हो कि भी किसी की जो शिकायत है उस पर तो इतना वावेला हो और किसी की जो जायज़ शिकायत है उसको आप सुने ही ना। तो इंसाफ जो है वो दोनों साइडों को सुन के होना चाहिए, इसकी तहकीक होनी चाहिए। और मैं एक दफ़ा फिर मुबारकबाद देता हूँ जियो और जंग को कि वो लोग जो आपके खिलाफ बाइकॉट की बात करते थे, बाइस्ट होने की बात करते थे, आप पर इल्ज़ाम लगाते थे हुकूमत नवाजी का, आज वाह वाह कर रहे हैं, आज ट्वीट कर रहे हैं। आज खान साहब की ट्वीट दिखाएं कौम को, और वही जंग और जियो ग्रुप है, वही अंसार अब्बासी साहब हैं। हम चाहते हैं अंसार अब्बासी की हो, वो चीमा साहब की स्टोरी हो, उमर चीमा की, सब की तहकीक होनी चाहिए और कौम के सामने आना चाहिए कि अगर किसी की गलती है तो पता चलना चाहिए। तो व्हाट्सएप स्टोरी पे आप लोग खुश थे, अब आप इस स्टोरी पे तो आप खुश नहीं होंगे। देखिए, एक मेरी बात, किसी ने आपकी बाइकॉट की बात नहीं की, किसी ने आपसे मुंह नहीं बनाया, किसी ने आपको गाली नहीं दी। बताएं मेरी किसी क़यादत में, मेरी सीनियर लीडरशिप में किसी ने इस तरह का कीचड़ उछाला हो? हमने तो कहा है हकायक सामने आने चाहिए। अंसार अब्बासी साहब एक ऑनरेबल आदमी है, एक तहकीक करके वो चीज़ों को सामने लेकर आते हैं। हम चाहते हैं उनकी दोनों स्टोरीज को वेरीफाई किया जाए, मगर दोनों को। ये नहीं हो सकता कि एक मर्जी की चीज़ें जो हैं वो सामने आ जाएं, मर्जी के चोर पकड़ लिए जाएं, और जब आप खुद चोर साबित हो तो छुपा लिया जाए। तहकीक होनी चाहिए, मगर इससे नून लीग का कोई ताल्लुक नहीं है। और हम इसीलिए बार बार आज भी कह रहे हैं कि ये SCCP के मामले की भी तहकीक करें। आखिर फिर नून लीग नहीं निकलेगी, आखिर फिर शरीफ खानदान नहीं निकलेगा, उसी तरह जैसे पनामा में नहीं निकला, जैसे करप्शन में नहीं निकला, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग में नहीं निकला, जैसे इस तरह की तहकीकात तो पाकिस्तान में कभी नहीं, और इस तरह की ज़बरदस्त और मजबूत किस्म की JIT पहले कभी नहीं बनी। मगर और इस तरह की तहकीक भी कभी नहीं हुई कि ख़ानदान के उन लोगों को भी बुलाया जाए जिनका कोई तल्लक नहीं है इस बिज़नेस से, जिसका कोई तल्लक नहीं इस ट्रांजैक्शन से, जिसका कोई तल्लक नहीं है पनामा साजिश केस से। और इस पे तो हमारे ये जो तहफ़्फ़ुज़ात और भी मजबूत हुए जब मरियम नवाज साहबा को बुलाया गया। लगता तो ये है कि मरियम साहबा को इसलिए बुलाया गया क्योंकि वो जो उन पर लगे हुए इल्ज़ामात हैं
वो इतने सच हो रहे हैं, सिर्फ एक इंतकाम की बू आती है जब मरियम नवाज को तो सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर चुकी है, उसकी डिपेंडेंसी के मामले को, उनके बाकी मामलात को, उनका किसी फैसले में जिक्र नहीं है। उसके बावजूद उनका बुलाया जाना सही है या नहीं, इसका फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने करना है। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। तलाल चौधरी कहते हैं कि उन्हें यकीन है कि तहकीकात मामले की भी होंगी तो मुस्लिम लीग नून के किसी ओहदेदार का इसमें कोई कसूर नहीं होगा। यहाँ तक जो अंसार अब्बासी साहब की खबर में हकाइक सामने आए हैं वो बहुत हद तक इस बात को साबित कर रहे हैं कि ये रिकॉर्ड टेम्परिंग की गई और किसी दबाव या किसी के कहने पर की गई, लेकिन इससे मुतालिक FIA की तहकीकात मुकम्मल होकर सुप्रीम कोर्ट में पेश होना अभी बाकी है। हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बहुत ही बड़े इंकशाफात की बात करेंगे जो कि किए गए हैं रेमंड डेविस की जानिब से। 27 जनवरी 2011 का दिन पाक अमरीका ताल्लुकात की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। उस दिन लाहौर के मजंग चौक पर फायरिंग के वाक़े ने वाशिंगटन और इस्लामाबाद में हलचल मचा दी। दोनों ममालिक में कशीदगी अपनी इंतहाओं को पहुंच गई। वैसे तो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में कई उतार चढ़ाव आ चुके हैं, लेकिन CIA एजेंट रेमंड डेविस की वजह से जनवरी 2011 में जो सिफारती बहरान उठा उसने दोनों ममालिक को एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया था। अमेरिका ने रेमंड डेविस को एजेंट की बजाय अपना सिफारतकार करार देते हुए सिफारती इस्तिस्ना देने का मुतालबा किया, जबकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ था कि रेमंड डेविस के पास बिजनेस वीज़ा है, उसे सिफारती इस्तिस्ना हासिल नहीं। उस वक्त के अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने 15 फरवरी को खुद रेमंड डेविस का जिक्र करते हुए कहा था कि वो उनका सिफारतकार है और वियना कन्वेंशन के तहत इस्तिस्ना हासिल है, जबकि इस मौके पर विफाक में पीपल्स पार्टी और पंजाब में नून लीग की हुकूमत को शदीद अवामी दबाव का सामना था और उसे सजा देने का मुतालबा जोर पकड़ रहा था। अमेरिकी एजेंट की ड्रामाई गिरफ्तारी और फिर रिहाई के हवाले से कई आला शख्सियात के नाम सामने आए, लेकिन इन पर्दा नशीनों के किरदारों की तस्दीक नहीं हो सकी थी। ताहम इस वाक़े की मरकजी किरदार रेमंड डेविस ने 6.5 साल बाद अपनी खामोशी तोड़कर अपनी आप बीती लिखी है, जिसे दी कॉन्ट्रैक्टर हाउ आई लैंडेड इन अ पाकिस्तानी प्रिजन एंड इग्नाइटेड अ डिप्लोमेटिक क्राइसिस का नाम दिया गया है। इस किताब में रेमंड डेविस ने लाहौर वाक़े की तफसीली रुदात, कैद में गुजारे गए 49 दिन और रिहाई के लिए जिन शख्सियात ने कोशिशें की उसकी तफसील बता दी है। उनमें आला अमरीकी हुकाम के साथ उस वक्त के ISI चीफ जनरल रिटायर्ड शुजा पाशा, अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर हुसैन हक्कानी का नाम शामिल है। रेमंड डेविस अपनी किताब में लिखते हैं कि 27 जनवरी 2011 को सुबह वो अपने घर से निकले तो लाहौर के मजंग चौक पर एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 में से एक शख्स ने उन्हें रोका और निशाना बनाने की कोशिश की, जिस पर उन्होंने पलक झपकते में अपने पास मौजूद पिस्तौल से उन्हें 10 गोलियां मारी, जिससे फैजान हैदर और मोहम्मद फहीम नामी शहरी मौके पर ही जान बहक हो गए। इस तमाम कार्रवाई में बमुश्किल 2 से 3 सेकंड्स लगे, जिसके बाद उसने अमरीकी कांसुल खाने को फ़ोन करके सूरत हाल से आगाह किया, जिस पर उसे वहां से ले जाने के लिए एक गाड़ी भेजी गई जिसने एक मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया और इस वाक़े में हलाकतों की तादाद 3 हो गई। रेमंड डेविस को उसी दिन गिरफ्तार करके उनके खिलाफ दफ़ा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। रेमंड डेविस लिखते हैं कि उन्हें गिरफ्तार करके पहले एक फौजी छावनी और बाद में कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया। रेमंड डेविस कहते हैं कि यह वही ज़माना था जब अमरीकी हुकाम को पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन की मौजूदगी का इल्म हो चुका था और उसने अलकायदा सरबरा के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला भी कर लिया था। अमरीकी हुकाम को खदशा था कि अगर उसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन हुआ और इस दौरान वो ज़ेर हिरासत रहे तो उन्हें पाकिस्तान से निकालना नामुमकिन हो जाएगा। यही वजह है कि अमरीकी इंतजामिया ने उनकी रिहाई के लिए सरतोड़ कोशिशें शुरू कर दी। रेमंड डेविस अपनी रिहाई के लिए होने वाली कोशिशों का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि 2011 में CIA और ISI के ताल्लुकात पहले ही कशीदा थे, जो उनकी गिरफ्तारी से मजीद ख़राब हो गए। रेमंड डेविस कहते हैं कि उनकी रिहाई के लिए जनरल पाशा और CIA चीफ लेवन पेनेटा ने पसे पर्दा रहकर इंतहाई अहम किरदार अदा किया। फरवरी में अमरीकी सेनेट की खारजा कमेटी के चेयरमैन जॉन केरी के दौरे पाकिस्तान से पहले ISI चीफ जनरल रिटायर्ड शुजा पाशा ने अमरीका का दौरा किया, जहां उन्होंने CIA सरबराह लेवन पेनेटा से मुलाकात में रेमंड डेविस के CIA के लिए काम करने से मुतालिक पूछा। लेवन पेनेटा ने बताया कि ये मामला CIA का नहीं अमरीकी महकमा खारजा का है, जिस पर जनरल शुजा पाशा ने बरहमी का इजहार किया। तहम बाद में व्हाइट हाउस और अमरीकी महकमा खारजा ने जनरल पाशा को सूरत हाल से आगाह करते हुए रेमंड डेविस के काम की नौयत से आगाह किया। रेमंड डेविस का दावा है कि जनरल पाशा ये बात समझ गए थे कि उन्हें पाकिस्तान से जल्द निकालना दोनों ममालिक के लिए कितना अहम है, लेकिन सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी इस मसले का पायदार हल निकलने तक उन्हें रिहा करने पर रज़ामंद नहीं थे। रेमंड डेविस के मुताबिक उन्हें जेल से निकालने में मदद देने के लिए CIA चीफ लेवन पेनेटा ने अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर हुसैन हक्कानी से 21 फरवरी 2011 को अहम मुलाकात की, लेकिन हुसैन हक्कानी
जिन्हें अमेरिका का हमदर्द समझा जाता है, वो भी इस सिलसिले में खातिर ख्वाह मदद फराहम नहीं कर सके। इस मुलाकात के 2 दिन बाद यानी 23 फरवरी 2011 को ओमान में पाकिस्तान और अमेरिका की आला फौजी क़यादत ने मुलाकात की। ये मुलाकात रेमंड डेविस की गिरफ्तारी से पहले तय थी और इसमें अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर होना था, लेकिन इस मुलाकात में मौजूद बहस CIA एजेंट रहा और दोनों जानिब से कहा गया कि मामलात को ठीक कर लिया जाएगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक रेमंड डेविस की किताब पर CIA ने नज़रसानी की और इसके कई हिस्सों को सेंसर कर दिया गया, जबकि गुज़श्ता साल अमेरिकी सदारती इंतखाबात की वजह से शाया नहीं होने दिया गया, क्योंकि इससे हिलरी क्लिंटन की इंतखाबी मुहिम मुतासर हो सकती थी, जो रेमंड डेविस के वाक़े के वक्त 2011 में अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा थी। रेमंड डेविस अपनी किताब के आखिरी हिस्से में लिखते हैं कि उनकी आखिरी पेशी पर 16 मार्च 2011 को जनरल पाशा भी लाहौर की अदालत में मौजूद थे और लेओन पेनेटा को टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। DGISI के अलावा भी खुफिया एजेंसी के कई एहलकार अदालत में थे, जबकि वो खुद अमेरिकी सिफारत खाने के हुकाम के साथ मौजूद था, जिन्होंने उसे बताया कि केस का फैसला अब शरई तरीके से होगा और मकतूलीन के वरसा खून बहा लेने पर राजी हो गए हैं, जिसके तहत उन्हें $24 लाख खून बहा दिया जाएगा। अदालत से रिहाई का परवाना मिलते ही रेमंड डेविस को अदालत के पिछले दरवाजे से बाहर लाया गया और गाड़ी में बिठाकर लाहौर एयरपोर्ट ले जाया गया, जहां से पहले से मौजूद तैयारे में अमरीकी सफीर कैमरॉन मंटर मौजूद थे, जिनके साथ उन्हें अफगानिस्तान पहुंचा दिया गया। पाक अमरीका ताल्लुकात के अहम किरदार रेमंड डेविस ने इस किताब में अपने नुक्ता नज़र से वाक़यात का अहवाल बयान किया है। खामोशी तोड़कर अपनी रिहाई के लिए कोशिशें करने वाले किरदारों के नाम मंजर आम पर लाए गए हैं, जिनके बारे में इस हवाले से पहले सिर्फ कयास आराइयाँ ही की जाती थी, लेकिन अब इस बहरान के मरकजी किरदार ने अपनी आप बीती दुनिया को बता दी है। अभी एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद प्रोग्राम में बात करेंगे पारा चनार की सूरत हाल की, जहाँ के अमायदीन से आर्मी चीफ ने मुलाकात की, उनके कई मुतालबात मंजूर भी कर लिए गए और एक कमेटी बनाने का फैसला भी हुआ है। क्या कुछ मंजूर किया गया, आगे क्या होगा पारा चनार के हालात पर, इसी पर गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के। प्रोग्राम में अभी बात पारा चनार की, जो कि रवा साल पैदर पे दहशतगर्दी का शिकार हुआ। कई वाक़यात हुए और बड़ी तादाद में शहादतें हुई। इस कीमती जानों के ज़िया के बाद एहतजाज हुआ, मुजाहरे और धरने दिए गए, लेकिन अब धरने देने वालों की सुन ली गई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आज पारा चनार पहुंचे, मकामी अमायदीन और मुतासरीन से मिले, मुतालबात सुने और यकीन दहानियाँ करवाईं, जिसके बाद अपने प्यारों की दहशतगर्दी में शहादत पर 8 रोज़ से एहतजाज करने वाले मुजाहरीन पारा चनार में धरना खत्म कर दिया। ISPR की प्रेस रिलीज के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने धरना मुजाहरीन के नुमाइंदों के मसाइल सुनने के बाद अहम ऐलानात किए, जिनमें पारा चनार की सिक्योरिटी के लिए इजाफी दस्तों और सेफ सिटी प्रोजेक्ट का ऐलान, मुल्क के दीगर इलाकों की तरह मुतासरीन पारा चनार के लिए भी मुआवजे का ऐलान, FC की जानिब से धमाके की जगह पर मजमे की सूरत हाल पर काबू पाने के दौरान फायरिंग से हलाकतों के वाक़े की तहकीकात और जिम्मेदारों को माफ़ न करने का ऐलान भी शामिल है। फायरिंग से शहीद 4 अफराद और जख्मियों को FC की तरफ से मुआवजे का ऐलान, इलाके में तैनात कमांडेंट FC को तब्दील करने का ऐलान, पारा चनार दहशतगर्दी में मुलविस गिरफ्तार अनासर का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल और अफगान सरहद पर मुकम्मल बाड़ लगाने का ऐलान शामिल है। आर्मी चीफ ने इलाके की सिक्योरिटी से मुतालिक मुतालबात पर फौरी तौर पर अमल करने का हुक्म दे दिया। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी में शहीद होने वालों के लवाहिकीन से भी मुलाकात की और कबायली अमायदीन के जरगे से खिताब भी किया। उनका कहना था कि उनके लिए हर पाकिस्तानी अहम है और पारा चनार के अफराद भी उतने ही अहम हैं। जब ये धमाका हुआ तो उस वक्त मैं तुर्की में था और उसी रात फिर मैं वापस पहुंच गया। बड़ा दुख है मुझे, यकीन कीजिए। ये दुख भी बहुत गहरा है, जिसका कोई बेटा, बाप, भतीजा, भाई, शौहर चला गया। ये वो जंग है जो गैर वाजी जंग है, इसलिए खतरनाक जंग है। हर पाकिस्तानी जो है वो हमारा भाई है और आप लोग हमारी स्ट्रेंथ है। फौज ये जंग के लिए जीत नहीं सकती जब तक आपका पूरा दावा नहीं होगा। मेरे लिए एक पाकिस्तान का हर बंदा, वो बेशक गैर मुस्लिम भी हो, वो उतना ही इंपॉर्टेंट है। जो तो फर्का डालने वाले हैं उनको साइड पे करें, बाकी तमाम लोग कटे। पारा चनार पाकिस्तान का हिस्सा, इसका एक एक इंच, एक एक फर्द हमारे लिए उतना ही है जितने बाकी लोग। 27 जून को भी आर्मी चीफ पारा चनार के लिए रवाना हुए थे, लेकिन ISPR के मुताबिक मौसम की खराबी के सबब उनका हेलीकॉप्टर पारा चनार में लैंड नहीं कर सका था और आज जनरल कमर जावेद बाजवा पारा चनार पहुंचे, जिसके बाद दहशतगर्दी से मुतासर
के लोगों को यकीन दहानी करवाई गई कि दीगर हल तलब मसाइल और मुतालबात पर गौर भी किया जाएगा और इसके लिए मशावरती कमेटी बनाने का फैसला भी किया गया है। कमेटी दीगर मुतालबात का जायजा लेगी और रिपोर्ट मुरतब करेगी। इस कमेटी में धरना कमेटी के अमायदीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान शामिल होंगे। पारा चनार में यह अहम पेशरफ्त हुई है। मकामी FC इंतजामिया में तब्दीली भी की गई है। उम्मीद है कि ये फैसले मुस्तकबिल में पारा चनार की सिक्योरिटी के लिए मस्बत और सूदमंद साबित होंगे। मकामी धरना माहिदीन आर्मी चीफ की जानिब से करवाई गई यकीन दहानियों और इकदाम से कितने मुतमईन हैं, बात करेंगे पारा चनार में जिन लोगों की तरफ से धरना दिया गया उसके ऑर्गेनाइज़र और कबायली रहनुमा मुजम्मिल हुसैन से। मुजम्मिल साहब, क्या जो मुतालबात सब किए गए थे आर्मी चीफ से सभी मंजूर कर लिए गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला के लुत्फ़ व करम से ही सारा कुछ मुमकिन हुआ। दरअसल हुआ ये कि इससे पहले भी कई दफ़ा धमाके हैं, बीच में से धरने भी हमने बिठाए थे और उस वक्त तो खैर मैं पढ़ रहा था, यहाँ पे नहीं था मैं मौजूद, तो धरने भी होते रहे और कुछ मुशरान के साथ उन्होंने वादे भी किए। लेकिन जितने भी वादे उन्होंने किए हैं हुकूमत और यहाँ की मकामी इंतजामिया के साथ उनके वादे हुए, लेकिन किसी भी मुतालबे के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। लेकिन इस दफ़ा हमने तहैया कर रखा था कि जब तक हमारे तमाम मुतालबात मानी नहीं जाते तब तक हम धरने को जारी रखेंगे। दरअसल ये कि हमारी जो आवाम है नहायत पढ़ी लिखी फर्जशनास है और मुहिब वतन है और आर्मी के सबसे ज़्यादा सपोर्टर है पाकिस्तान आर्मी की। आप यकीन जानिए इतनी ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकता हूँ। यहाँ पे आर्मी के जवान है इतने ज़्यादा महफूज, लेकिन इसके बावजूद आए रोज़, पहले तो 1 साल 2 साल में कभी धमाका होता था। इस 2017 को ये एक दिन ये और 3 इससे पहले हुए थे, तो ये 5वां धमाका था इस साल। एक के बाद दिगरे धमाके हुए थे। 93 लोग बीच में शहीद हो गए। ये एग्जैक्ट जो खबर है 93 लोग बीच में शहीद, रोज़ादार निहत्ते मजलूम लोग मारे गए। तो हमने ये तहैया किया हुआ था कि जब तक आर्मी चीफ हमारे बीच नहीं आती, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल आदमी है, शख्सियत है पूरे पाकिस्तान की, तो उन्होंने बाकी IGFC वगैरह से सबसे मुलाकाती हुई, लेकिन हमने बस यही तहैया कर रखा था पूरी धरने के मुजाहिरीन से। मैंने कहा था जब तक आर्मी चीफ हमारे पास लेकिन मुजम्मिल साहब जो बात सामने आई है उससे अंदाजा हुआ कि इमदाद से मुताल्लिक आपका मुतालबा इतना अहम या आप लोगों के लिए शायद उतना ज़रूरी नहीं था जितना सिक्योरिटी इक़दामात से मुताल्लिक था। तो जो लोग इन धमाकों के पीछे हैं उन दहशतगर्दों को पकड़ने, उनके खिलाफ एक्शन लेने के हवाले से क्या बात हुई आर्मी चीफ से? आर्मी चीफ ने सिंपल कुछ सवालात किए कि क्या किया जाए। हमने उनसे कहा आप लोग प्लान तैयार कर लें, लेकिन जो भी प्लान पर चनार शहर के हवाले से, कुर्म एजेंसी के हवाले से आप जो भी प्लान तैयार करते हैं, उन्होंने जनरल हसन और यहाँ की जो ब्रिगेडियर है अमीर मोहम्मद खान, उनके हवाले प्लानिंग, उसने कहा आप जनरल हसन और इनसे आप राब्ते में रहें और ये पहले प्लान तैयार कर लेंगे। आप उनको, चूंकि हम यहाँ के हैं और हमारे साथ पढ़े लिखे लोग हैं, हम उनको जगह बताएंगे कि यहाँ पर होने चाहिए जहाँ पे लोगों को अजियतें भी कम हो। चूंकि एक छोटा सा शहर है, रेड जोन भी करार दिया और शहर के बाहर जो मुजाफात है वहाँ पे खंदकें भी खुदवाई गई है। तो एक अजीब सी सूरत हाल थी, क्योंकि अब हमें लग ही नहीं रहा था कि हम 21वीं सदी में ज़िंदगी गुजारे। यूँ लग रहा था जैसे हम किसी कबल अज़ मसीह के ज़माने में ज़िंदगी गुजारे। तो मुजम्मिल साहब, एक कमेटी बनाई गई है जो मुतालबात मंजूर हो गए, जिस पर आर्मी चीफ ने अहकामात दे दिए, लेकिन जो दीगर मसाइल हैं उनके हल के लिए कमेटी बनाने का फैसला हुआ है। ये कमेटी किस तरह से काम करेगी? जी, आर्मी चीफ मेरे पास जो कोर कमेटी के मेंबरान हैं, 17 रुकनी कमेटी है, वो समेत बाकी जवानों ने भी मेरे साथ अहद किया है कि इंशाअल्लाह ताला हम मुल्क खुदादाद पाकिस्तान और वतन अजीज सरजमीन शुहदा पारा चिनार, इसके लिए हम किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। और आर्मी चीफ ने हमें ये भी बताया कि आप जवानों को चाहिए कि अब मंजर आम पे आ जाओ जितनी भी। और उन्होंने पहले मुशरान से मुलाकात की। मुशरानों से मुलाकात में उन्होंने कहा था कि जब मेरी पहली मुशरान से मुलाकात हुई तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि पता नहीं क्या हाल है, लेकिन जब आप लोगों से, आपकी वफद से मेरी मुलाकात हुई, आर्मी चीफ ने कहा कि मेरे अंदर भी एक जज्बा पैदा हो गया। और साथ साथ ये भी उन्होंने कहा कि अब आप, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल, आपके इलाके का मुस्तकबिल आपके हाथ में है और आप लोग इनसे राब्ते में रहिए और पारा चिनार और पाक फौज का सपोर्ट भी साथ करते रहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ हमारी बात हो गई, तो इंशाअल्लाह ताला आगे देख लेते हैं हम। दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाली जो कम्युनिटी है वहाँ पर सिख बिरादरी है, ईसाई बिरादरी के लोग, उनकी भी हिमायत हासिल है आपको पारा चिनार में अमन के लिए इक़दाम करने के लिए?
जी 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 बिल्कुल। हमारा यही तो हमारा मुतालबा है कि जो भी इंसान है, शिया सुन्नी वाली तो कोई बात ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। शिया सुन्नी वाली तो यहाँ की कोई बात ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। वो हालात नहीं है, वो भी पहले किसी की इमा के तहत हमें लड़ाया गया यहाँ पर, वो भी इन्हीं मुशरान की वजह से। इनकी तरफ से भी और हमारी तरफ से भी कुछ नालायक मुशरान बीच में आ गए थे, तो उन्होंने इस जंग को पता नहीं कोई दीन रंग में जाके आके डाल दिया था। मगर नहीं, इस वजह से कोई बात नहीं। हमारे पास धरने में सुन्नी हजरात बैठे थे, हम उनके मशकूर है। सिख हजरात आए थे, उनकी कम्युनिटी आई हुई थी यहाँ पर, सदी से आए थे सिख हजरात, पादरी आए हुए थे। इसके अलावा हिंदू इतने ज्यादा कसरत तादाद में थे यहाँ पे, ईसाई हजरात कसरत तादाद में। जाहिर है यहाँ पे एक सुकून और करार से वो लोग जिंदगी गुजारे हैं। बहुत ज्यादा इज्जत और एहतराम के साथ हम आपस में यहाँ पे मिलकर जिंदगी गुजारे हैं। मुज़म्मिल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहाँ के लोगों के मुताबिक मंजूर किए गए हैं, उसके अलावा दीगर मसाइल के लिए अब ये कमेटी कायम करेगी, फिर अपनी तजावीज़ पेश करेगी। प्रोग्राम में आगे बात करेंगे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की। ऐसे वक्त में वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई है जब भारत से ताल्लुकात कशीदा हैं। ईरान और कतर का मामला इस वक्त सामने है, जबकि अमेरिका की तरफ से तवक्को की जा रही है कि उसकी जानिब से पाकिस्तान पर सख्ती की जा सकती है। क्या ब्रीफिंग दी गई है, पाकिस्तान आगे क्या करेगा अपनी खारजा पॉलिसी के लिए, इसी के लिए गुफ्तगू करेंगे सरताज अजीज साहब से। एक ब्रेक की। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी तनकीद की जद में रहती है कि पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक इससे नाराज हैं। इत्तेहादियों को भी पाकिस्तान से शिकायत है। पाकिस्तान खित्ते में तन्हा हो रहा है। अमेरिका भी पाकिस्तान के हवाले से अपनी पॉलिसी में सख्ती ला रहा है। मगर आज वजीर आज़म नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का जायजा लिया और नई गाइडलाइन दी। ये नई गाइडलाइन पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के लिए अहम होगी। वजीर आज़म नवाज शरीफ ने आज दफ्तर खारजा का दौरा किया और आला सतह इजलास की सदारत की, जिसमें हुक्मरान जमात के अहम रहनुमा भी शरीक हुए। वजारत खारजा के हुकाम ने वजीर आज़म को तफसीली ब्रीफिंग दी है। इस इजलास में पाकिस्तान ने अपने पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात के साथ मशरिक़ वस्ता में पाई जाने वाली कशीदगी और पाक अमरीका ताल्लुकात का तफसीली जायजा लिया। इजलास में वजीर आज़म ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को बहाल रखने के लिए मुज़ाकराती अमल को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया है। और अहम बात यह है कि वजीर आज़म ने पाकिस्तान के अमरीका के साथ मुसलसल शराकतदारी पर भी जोर दिया और वजारत खारजा को हिदायत की कि वो अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात के हवाले से अहम इक़दाम करें। और साथ ही वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय जाहिरियत रोकने के लिए सिफारती सतह पर कोशिशें तेज़ करने की हिदायत भी की। अमरीका के भारत के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात पाकिस्तान के लिए यकीनन मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। वज़ीर आज़म की सदारत में होने वाले इजलास में पाक अमरीका ताल्लुकात के अलावा मशरिक़ वस्ता में होने वाली पेशरफ्त पर भी तफसीली जायजा लिया गया है। मशरिक़ वस्ता में नई सरबंदियाँ हुई हैं जो पाकिस्तान के लिए नया इम्तिहान बनी हुई है। पाकिस्तान सऊदी अरब का साथ देगा या फिर कतर का, पाकिस्तान सऊदी अरब की तरफ जाए या फिर ईरान की तरफ, फिर पाकिस्तान का इस्लामी फौजी इत्तेहाद में किरदार भी अब तक वाज़ेह नहीं है। पहले कहा गया कि मई में इस्लामी इत्तेहादी ममालिक के वज़राए दिफ़ा का इजलास होगा जिसमें इत्तेहाद के TOs तय किए जाएंगे और इस हवाले से अभी तक कोई पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी है। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे मुशीर खारजा जनाब सरताज अजीज साहब से। सरताज साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत सी बातें आज हुई होंगी, ब्रीफिंग दी गई वज़ीर आज़म को, वज़ीर आज़म ने भी अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया जिसके बारे में मालूमात भी जारी की गई है। लेकिन क्या सबसे ज़्यादा मामला पाकिस्तान का अमरीका के साथ है? क्योंकि वज़ीर आज़म की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान के अमरीका के साथ जो मुसलसल शराकतदारी है इस पर काम ज़्यादा किया जाना चाहिए, उनकी तरफ से इस पर जोर ज़्यादा दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है जी कि इसमें यह वज़ाहत ज़रूरी है कि वज़ीर आज़म साहब के साथ जो हमारी मुलाकात होती है फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से, वो महीने में 1-2 दफ़ा ज़रूर होती है मुख्तलिफ़ इशूज़ पर, और महीने में 1-2 दफ़ा फ़ॉरेन पॉलिसी के साथ, फ़ॉरेन ऑफिस के साथ, और मिलिट्री लीडरशिप भी महीने में 1 दफ़ा ज़रूर। लेकिन वो इशू बाय इशू होती है, 2 इशू या 3 इशू। ये जो मुलाकात थी, ये जो विज़िट था, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग थी। और कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग में ज़ाहिर है कि जो बुनियादी बात थी वो ये थी कि हमारा जो 2013 के मंशूर के मुताबिक और वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक जो विज़न था और जो हमारा एक स्ट्रेटजी थी फ़ॉरेन पॉलिसी की, वो कहाँ तक कामयाब हुई है। तो उसमें ज़ाहिर है कि सबसे अहम जो चीज़ थी वो ये थी कि हमारी जो इस वक्त दुनिया में लोकेशन है वो बहुत अच्छी है और वो अब तक लायबिलिटी है। उसको हम एसेट कैसे बनाएं, कनेक्टिविटी के ज़रिए, सेंट्रल एशिया से मिलकर, चाइना के साथ मिलकर, तो उसमें ये इत्मीनान का इजहार किया गया कि वो स्ट्रेटजी कामयाब हुई है। उसके बाद ज़ाहिर है कि जो अगले मसाइल हैं पीसफुल नेबरहुड के और अमेरिका के साथ ताल्लुकात के,
वो एक चैलेंजेस हैं। तो उस पर जो पहली बुनियादी बात थी वो यही थी कि अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात का ताल्लुक़ किसी हद तक अफ़गानिस्तान के साथ है। तो अफ़गानिस्तान के हवाले से जो हमारी इस वक्त सिचुएशन है वो 2014 में काफ़ी उसमें बेहतरी आई थी, लेकिन जैसे जैसे वहाँ की ग्राउंड सिचुएशन डिटोरेट होती गई तो उसमें ये ब्लेम आया कि पाकिस्तान की तरफ से हमायत हो रही है। तो उसमें पिछले चंद दिनों में, इस महीने ख़ास तौर पर काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है और प्रॉस्पेक्ट निकले हैं कि अफ़गानिस्तान से हमारे ताल्लुकात फिर बहाल हो सकते हैं। 9 जून को अस्ताना में जो समिट थी SCO की, उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात हुई अशरफ गनी साहब से, और उसमें यह तय हुआ कि हम काउंटर टेररिज्म पे भी और रिकन्सिलिएशन पे भी क्वाड्रिलैटरल ग्रुप जो हमारा है उसको रिवाइव करें और एक बायलैटरल मैकेनिज्म भी बनाएं जिसमें हम काउंटर टेररिज्म के जो खदशात हैं जो हमारी तरफ से हैं उनकी तरफ से हैं उनको मिल के बैठ के दूर करें। तो उस पर एक जो हमारा मैकेनिज्म प्रपोज था वो मंजूर हुआ और वो हमने आज काबुल भेज दिया है। आपने जो पहले बात कही, आपका तजर्बा दहाइयों पर मुहित है, उसी हवाले से जी पाकिस्तान की अगर भारत और अमेरिका के नज़रिए से बात की जाए तो आप अगर कामयाबी की बात कर रहे हैं, चैलेंजेस का आप इदराक कर रहे हैं, लेकिन जो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई है उसके बाद जो बातें सामने आई, और साथ उससे पहले ये सामने आने वाली बातें कि डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया पाकिस्तान के साथ सख्ती करने का सोच रही है, ड्रोन हमले बढ़ाने पर गौर किया जा रहा है, ये भी कहा जा सकता है पाकिस्तान को कि अगर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई ना की गई तो पाकिस्तानी करीबी इलाकों में अमेरिका की तरफ से हमला किया जा सकता है। फिर ये एलामिया सामने आना कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन दीगर ममालिक में दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल ना होने को यकीनी बनाए। उनके अमेरिका पहुंचने से पहले नरेंद्र मोदी के सलाहुद्दीन साहब को दहशतगर्द करार दे दिया गया। ये पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, तशवीशनाक बात नहीं है? इस मौजू पे बड़ी तफसील से बात हुई और जो मोदी साहब के जो विज़िट थी उसकी जो नुकात थे वो सामने आए। इसमें जो बुनियादी बात है वो ये है कि जिस दिन मोदी साहब की वहाँ मुलाकात हुई वहाँ वाइट हाउस से पाकिस्तान को पैगाम मिला कि हमारे हिंदुस्तान से जो बायलैटरल ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के साथ भी हैं और हम पाकिस्तान के साथ भी अपने ताल्लुकात को रिव्यू करके आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इसी हवाले से आज की मीटिंग में जो डायरेक्शन मिली और जो बातचीत हुई वो यही थी कि पाकिस्तान की रेलेवेंस जो है अमेरिका के लिए वो इंडिया सेंट्रिक नहीं है। उसमें मसलन अफ़गानिस्तान में हम दोनों का मुश्तरका ये मफाद है कि वहाँ पे अमन व अमान आए और रिकन्सिलिएशन हो। तो इसीलिए मैं पहले जिक्र कर रहा था कि अफ़गानिस्तान के लिए जो हमने रोड मैप बनाया है उसको अमेरिका से भी शेयर करेंगे ताकि उस पर हमारी एक जॉइंट स्ट्रेटजी या जॉइंट पॉलिसी बने। उसमें दोनों ट्रैक हैं कि साथ ही हम रिकन्सिलिएशन किस तरीके से करें ताकि वहाँ अमन व अमान की बात हो, और वहाँ पे जो काउंटर टेररिज्म के इश्यूज़ हैं, हम कहते हैं वहाँ से हमले होते हैं, वो कहते हैं वहाँ से हमले होते हैं। जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि उसके लिए मैकेनिज्म डेवलप हो रहा है कि हम एक दूसरे के खदशात को भी एड्रेस करें और जो ग्राउंड सिचुएशन है उसको भी मॉनिटर करें। तो ये तो हुआ पहली बात। उसके बाद अमेरिका का इस वक्त जो ट्रंप साहब की प्रायोरिटी है वो है जॉब्स क्रिएट करना, ट्रेड बढ़ाना। इसके लिए पाकिस्तान की भी काफ़ी पोटेंशियल है और आपने देखा कि मोदी के साथ भी उनकी जो इख्तलाफात हुए वो इसीलिए हुए कि इंडिया का ट्रेड डेफिसिट अमेरिका के साथ काफ़ी बड़ा है अमेरिका का, और इसीलिए उन्होंने कहा कि जब तक आप एक्सपोर्ट नहीं बढ़ने देंगे। तो हमारे यहाँ भी बहुत सी अमेरिकन कंपनियाँ जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। हम बिज़नेस काउंसिल का भी इंतज़ाम कर रहे हैं और हमारी जो प्रायोरिटी है आज यही है कि हमें उनसे इमदाद नहीं चाहिए, न कोलिशन सपोर्ट फंड के लिए न किसी और तरीके से, हमें ट्रेड और इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो ये प्रायोरिटी को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अमेरिका की तरफ से सलाहुद्दीन को आलमी दहशतगर्द करार दिया जाना इस बात की दलील नहीं है, इस बात को सच नहीं साबित करता कि पाकिस्तानी दफ्तर खारजा अमेरिका को ये कन्विंस करने में नाकाम हो गया कि वो किसको दहशतगर्द समझता है और किसको नहीं। नहीं जी, ये तो देखें ना, इसमें जो इंडिया का एजेंडा है, क्योंकि अमेरिका को इंडिया की मार्केट की और उसकी ज़रूरत है चाइना के ख़िलाफ़, कि चाइना के ख़िलाफ़ वो जो महाज बना रहा है वो उसमें उसको इंडिया ऑफ़र कर रहा है अपनी सर्विसेज। तो उसके बदले ज़ाहिर है कि वो कोशिश कर रहा है कि जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसका एजेंडा है उसमें उसको हिमायत मिले। तो इसमें मेरा ख़्याल है कि जो मजमूई तौर पर रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं और इंडिया अगर हिंदुस्तान अमेरिका के साथ इतना करीब जा रहा है
तो हम भी चाइना और रूस के करीब जा रहे हैं। इसमें मेरा ख्याल है कि वी आर ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। चले, आप यहाँ पर राइट साइड पे। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पहले से भी संगीन है। ईरान के हवाले से सख्त मौक़िफ़, वहाँ पर वली अहद को भी तब्दील किया गया और कतर के साथ तनाज़ा उठ खड़ा हुआ है सऊदी अरब और बाकी ममालिक का। क्या पाकिस्तान, इस्लामी इत्तेहाद और फिर सऊदी अरब की ईरान और कतर के हवाले से जो पॉलिसी है उसको सामने रखते हुए क्या किसी मुश्किल का शिकार है इस वक्त? किसका साथ दिया जाए, किसका नहीं, ख़ासतौर पर सऊदी अरब से जो ताल्लुकात की नौयत है उसको मद्देनज़र रखते हुए? इसमें जो हमारी पॉलिसी है, जो हमने पार्लियामेंट ने हमको दी थी 10 अप्रैल 2015 को, कि हम इस मामले में एक बैलेंस पॉलिसी रखें और कोशिश यही करें कि मुस्लिमों में इत्तेफाक हो और इसमें डीपली इस तरीके से इन्वॉल्व ना हो जहाँ से हमसे एक साइड नाराज़ हो या दूसरा साइड नाराज़ हो। इसीलिए वज़ीर-ए-आज़म साहब सऊदी अरेबिया गए थे, उनको यकीन दिलाया था कि हम जो हमारी पॉलिसी है सऊदी अरेबिया की हिफाजत की, हरमैन शरीफैन की हिफाजत की, उस पर हम कायम हैं और खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात हुई। साथ ही ये कोशिश भी की गई कि GCC के अंदर का मसला है, अगर आप कुवैत की सालसी के ज़रिए इसको हल कर सकें तो बहुत अच्छा है, वरना बाकी इस्लामी ममालिक पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया समेत इसमें रोल प्ले करने को हैं। तो अभी भी हम कोशिश यही करेंगे कि कुवैत की जो मीडिएशन एफर्ट है वो आगे बढ़े, लेकिन हमारी पॉलिसी जो है पार्लियामेंट की रहनुमाई में मेरा ख्याल है कि मुतवाज़न है और मजमूई तौर पर सही समत में। लेकिन सरताज साहब, क्या इस बात की अहमियत नहीं है कि अरब कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को वो अहमियत नहीं मिली और उसकी वजह यही सामने आती है कि ईरान के हवाले से जो सऊदी अरब का मौक़िफ़ है उससे पाकिस्तान का मौक़िफ़ मुख्तलिफ होना? नहीं, बात यह है ना जी कि वहाँ पर जो इस कॉन्फ्रेंस, जो रियाती कॉन्फ्रेंस थी, उसका फोकस था कि अमेरिका ने जो अपनी पॉलिसी चेंज की थी, ओबामा की पॉलिसी जब थी तो उसने ईरान के साथ P5+1 का मुआहदा किया और ताल्लुकात बेहतर किए। ट्रंप साहब ने उस पॉलिसी को तब्दील किया और टोटली सऊदी अरेबिया के साथ अलाइन किया और ईरान को क्रिटिसाइज़ किया। तो इस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद था कि पहले तो GCC कंट्रीज़ और उसके बाद फिर इस्लामिक कंट्रीज़ को परसुएड किया जाए कि आप भी इस पॉलिसी के साथ आएँ। तो ज़ाहिर है ये कतर का वाक़या वहीं से निकला कि चूँकि वो ईरान के साथ ताल्लुकात रख रहा था तो उसको उन्होंने उस पर एतराज़ किया। लेकिन मेरा ख्याल है कि बाकी इस्लामी ममालिक जो हैं, ज़्यादातर उनका ये ख्याल है कि इसमें ये जो फ़र्क है, ये जो तफावत है ईरान और सऊदी अरेबिया का, इसको ब्रिज करना चाहिए, क्योंकि मुसलमान का मुसलमान से लड़ना, शिया सुन्नी के इशूज़ को ज़्यादा तक़वियत देना, ये इस्लामी दुनिया के मफाद में नहीं है। तो हम यही मीडिएटिंग रोल जिसे कहते हैं उसकी तरफ जा रहे हैं और इसमें ईरान को भी मेरा ख्याल है हमने रीअश्योर कर दिया है कि हमारी बैलेंस पॉलिसी जो है वो सही समत में जा रही है। सऊदी अरेबिया की तवक्कुआत हमसे कुछ ज़्यादा थी, लेकिन हमने उनको भी ये बावर कराया है कि हमारे अपने यहाँ जो इंटरनल सिचुएशन है और जो पार्लियामेंट है उसकी रहनुमाई में हम जो पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं, हम आपकी साथ भी पूरी तरह हमदर्दी रखते हैं और इसमें जो हमारी कोशिश होगी वो यही होगी कि इत्तेफाक की। ताज अजीज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सरताज साहब का मौक़िफ़, उनकी गुफ्तगू आपने देखी। दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि कामयाबियों पर भी ब्रीफिंग दी गई है, लेकिन हकीकत यह है कि मकबूजा कश्मीर में भारत की जारहियत जारी है। पाकिस्तान का उस पर मौक़िफ़ आलमी बिरादरी उस तरह से सुन नहीं रही, कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जा सका आलमी बिरादरी की तरफ से पाकिस्तान का मौक़िफ़ सुनते हुए कि कश्मीर में भारतीय जारहियत और बर्बरियत को रोका जा सके। कुलभूषण का मामला अपनी जगह है और फिर अमरीका की जानिब से बढ़ता हुआ खतरा कि उसकी पॉलिसी पाकिस्तान के हवाले से सख्त हो सकती है अगर खित्ते की सूरत हाल बेहतर नहीं होती और अगर अमेरिका को यकीन नहीं आता कि पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करने में वाकई संजीदा है और वो पाकिस्तान पर एतबार कर सकता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के मसले को हल करने और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। जबकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि वो किसी भी दहशतगर्द ग्रुप, ख़ास तौर पर हक्कानी नेटवर्क की हरगिज़ हिमायत नहीं करता और ना ही उस पर कोई असर रसूख रखता है। यही मामलात आगे चलकर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और बाकी दुनिया के ममालिक के पाकिस्तान के रवैये पर असरअंदाज हो सकते हैं। प्रोग्राम का यहाँ पर इख्तिताम होता है, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह।